हेलो एवरीवन। रिवाइज एमआर सर नोट्स की सीरीज में आज पेंडुलम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का नाम है। एमआर सर के ये नोट्स हैं। आइए शुरू करते हैं। पढ़ने वाले हैं कुलम्स लॉ के अंदर पेंडुलम प्रॉब्लम पर कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं। आइए किस प्रकार के सवाल और किस प्रकार के कंसेप्ट पेंडुलम पर बेस्ड हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। केस 1 देखिए। एक रस्सी से एक मास को लटकाया गया, एक बॉडी को लटकाया गया जिसका मास m था और उस पर चार्ज q था। ठीक है, लटका दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जीरो है। इस पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस पर जीरो है। तो नीचे की तरफ mg लगेगी, ऊपर की तरफ t लगेगी। t इज इक्वल्स टू mg। कोई खास बात नहीं, ये तो हम NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ते हैं, कोई नई बात नहीं। केस 2 देखो यार, मैंने यार इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। मैंने कहा ये जो सिस्टम है अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखकर देखता हूं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से ये सिस्टम अब ऐसा नहीं होगा, ये डेविएट कर जाएगा विद द एंगल थीटा। वजह क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा। चार्ज कितना है? Q, तो कितनी लगेगी फोर्स? QE। फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगती है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है? नहीं, हाँ ना बोलो यार, बिल्कुल लगती है। अब देखिए, अब ये थीटा एंगल से डेविएट कर गया। पहले ये सिस्टम ऐसा था, अब ये सिस्टम थीटा एंगल से डेविएट हो गया क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिल्कुल। टेंशन तो इधर की तरफ लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिल्कुल थीटा होगा। तो अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर ये सिस्टम जो है इफ इक्विलिब्रियम एट एंगल थीटा, अगर ये थीटा एंगल पर इक्विलिब्रियम पर है तो इसका क्या मतलब है? फोर्स इन y इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फोर्स इन x भी 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहां देखो QE बराबर T साइन थीटा हो जाएगा, T कॉस थीटा बराबर mg हो जाएगा। देखो T कॉस थीटा हो गया mg के बराबर, T साइन थीटा हो गया QE के बराबर। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम पर है थीटा एंगल पर। ठीक बात है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। मैंने 1 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। टी से टी तो कट गया, mg बाय QE। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू mg बाय QE। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है कॉट थीटा का उल्टा, यानी कि मैं इसे घुमा दूंगा, इसे ऊपर भेजूंगा, इसे नीचे लाऊंगा और लिख दूंगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? QE बाय mg। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स QE बाय mg। इसको याद कर लीजिए, इसका इस्तेमाल पड़ेगा आगे, इसको याद करिए। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू QE बाय mg। बिल्कुल ठीक बात है यार। सवाल के अंदर टेंशन भी पूछ सकता है वो, इस टेंशन की वैल्यू पूछने लगा तो क्या करोगे? ठीक है, देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने स्क्वायर करा दोनों इक्वेशन का और दोनों को ऐड कर दिया। स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो गया? mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। टी कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया और इधर भेज दिया, अंडर रूट में चढ़ गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है? 1 होता है। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। इसे भी याद कर लीजिए। बस आपको इसके अंदर दो फॉर्मूलाज को याद कर लेना है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू QE बाय mg और t इज इक्वल्स टू mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। चलिए, बढ़िया। मैंने बोला कि ये जो सिस्टम है, अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो हो गई, वो पॉइंट याद हो गए। अब उसके बाद एक चार्ज मैंने इधर थीटा एंगल पर टांगा और इसे इधर एक चार्ज थीटा 2 पर टांगा, मतलब एक बॉडी इधर की तरफ थीटा 1 एंगल पर टांगी। Q इस पर चार्ज था और इसका मास m1 था। इधर एक बॉडी टांगी, Q2 इसका चार्ज था और m2 जो है इसका क्या था? मास था। ये थीटा 2 है और ये थीटा 1 है। इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? F फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज की वजह से। कितना? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। उतना ही ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा F। बिल्कुल सही बात है। अब टेन थीटा हम ऊपर पढ़कर आए हैं, टेन थीटा हम ऊपर पढ़कर क्या आए? टेन थीटा हम पढ़कर आए हैं FE बाय
mg, भाई ये वही सेम सिस्टम ही तो है, ये सिस्टम सेम ही तो है, बस यहाँ पर FE बाय mg के अंदर m1g हो जाएगा और m2g हो जाएगा। tan थीटा 2 को लिखेंगे FE बाय m2g और tan थीटा 1 को लिखेंगे FE बाय m1g। फ्रॉम लास्ट केस पढ़कर आए, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूं। 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया, tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 2, और ये क्या आ रहा है, tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 2 क्या आ रहा है, m2 बाय m1 आ रहा है। यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 तो डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर, लेकिन इन दोनों का रेशो, tan थीटा 1 और tan थीटा 2 का रेशो डिपेंड नहीं कर रहा चार्ज के ऊपर। इस बात को ध्यान रखिए। क्या बोला, थीटा 1 एंड थीटा 2 डिपेंड ऑन चार्ज। थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है। लेकिन tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इसको इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज कितना है, ये मास का रेशो है, ये m2 है, ये ऊपर है m2 बाय m1, ठीक है, इसके अंदर मास आता है। बिल्कुल सही बात है। किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं इससे, इस सवाल को देखकर अंदाज़ा लगाइए। इन्होंने एक सिस्टम दिया, इधर m2 है, q2 चार्ज है, m1 है, q1 चार्ज है। सवाल बोल रहा है अगर दोनों का मास बराबर है, m1 इज इक्वल्स टू m2 है, बट q1 जो है वो बड़ा है q2 से, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे, क्या थीटा 1 ज्यादा होगा थीटा 2 से, या फिर थीटा 1 कम होगा थीटा 2 से। मैंने कहा मुझे पता है जब भी इन दोनों के बारे में कंपैरिजन चलेगा मैं रेशो लूंगा tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2, और थीटा और इस रेशो को जो फर्क पड़ेगा वो मास से फर्क पड़ेगा, इस चार्ज से फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मास बराबर है तो थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हो जाएंगे। बढ़िया बात। सवाल देखिए, 2 स्मॉल स्फेयर ईच हैविंग द चार्ज प्लस क्यू, 2 स्मॉल स्फेयर्स थे, दोनों के पास प्लस क्यू चार्ज था, सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ L फ्रॉम हुक, ठीक है, लेंथ L थी हुक से और इन्हें जो है वो लटका दिया। इफ दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस, अगर इसको हम स्पेस के अंदर ले गए इस अरेंजमेंट को, वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, जहां पर कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है, देन एंगल बिटवीन टू सस्पेंशंस एंड टेंशन इन ईच विल बी। मुझे ये बता दो कि उन दोनों के बीच, दोनों सस्पेंशन के बीच एंगल कितना होगा और टेंशन कितनी होगी दोनों के अंदर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्पेस के अंदर कितनी है, वो 0 है। एफ ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू है वो 0 है, तो यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू FE बाय mg होता है, mg 0 हो गया यानी कि थीटा इनफाइनाइट हो गया। बिल्कुल, थीटा इनफाइनाइट किस एंगल पर आता है, 90 डिग्री पर। अब 90 डिग्री देखकर ये मत टेस्ट कर लेना, 90 डिग्री कभी से टिक कर दो। सर सवाल पढ़िए, टू सस्पेंशन, एंगल बताना है बिटवीन दोनों सस्पेंशन, इन दोनों सस्पेंशन के बीच का एंगल बताना है। ये वर्टिकल से एंगल निकल कर आया है, ये 90 होगा, ये 90 होगा, 90 प्लस 90 180 हो गया। और ये लेंथ कितनी थी, यहां से लेकर यहां तक L थी और यहां से लेकर यहां तक L थी। अब हमसे टेंशन पूछ रहा है, टेंशन का एक फॉर्मूला मैं जानता हूं, T इज इक्वल्स टू mg स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर। बिल्कुल जानता हूं मैं, बिल्कुल जानता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, mg तो गया, mg तो 0 होके कट के खत्म हो गया, तो T इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2L स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देख लो हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, हमारा पहला ऑप्शन सही बैठ रहा है। समझ में आया कैसे करा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये 2013 का सवाल है, JEE एडवांस लेवल का ये सवाल माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये सवाल आया था तो 99.9% बच्चे इसको छोड़कर आए थे। देख लीजिए सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया है, दोबारा से रिपीट होने के कंसेप्ट प्लस सवाल इसके रेयर चांसेस हैं क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल का सवाल है। 2013 के अंदर ये आया था। 2 पिथबॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। 2 स्ट्रिंग थी L लेंथ की, उनसे 2 पिथबॉल को लटकाया, वर्टिकल से थीटा एंगल बन रहा था। नाउ स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्ड एट हाफ हाइट। अब ये जो स्ट्रिंग थी इनको हाफ हाइट पर रख दिया है, यानी कि ये जो y थी ना, ये जो लेंथ y थी, अब इसको घटाकर y/2 कर दिया है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन बॉल। नाउ अब ये जो R है,
अब ये आर देखो, पहले ये आर था इन दोनों के बीच का सेपरेशन, अब ये आर तो बचा नहीं होगा, आर डैश हो गया होगा। तो ये बोल रहा है कि इस आर डैश की वैल्यू हमें बता दो। बिल्कुल ठीक है, बताने की कोशिश करते हैं। आइए, मुझे एक बात पता है, मैं पहले यहां पर ये लेट कर लेता हूं कि θ1 था। ठीक है, ये θ1 था, बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात क्या पता है कि मुझे पता है tan θ जो होता है वो होता है Fe/mg। मैं ये बात जानता हूं पहले से, ठीक है, लेकिन Fe/mg होता है, बिल्कुल। इस पर इधर फोर्स लग रही होगी Fe, बिल्कुल Fe फोर्स लग रही होगी। अब ये कितनी होगी, KQ²/R², बिल्कुल KQ²/R² होगी, और ये mg होगा, ठीक है, बाय mg। मैं tan θ को ये भी तो लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ लिख तो सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये tan θ बन गया ना परपेंडिकुलर बटा बेस r/2y KQ²/R² mg। तो मैंने ये r² जो था इसे इधर भेज दिया, और ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाई। r³/2y = KQ²/mg, ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाई। tan θ2 क्या होगा, tan θ2 भी Fe/mg होगा। यहां पर r नहीं आएगा, यहां पर भाई देखो, यहां पर भी तो वही लेंगे, ये वाली, ये तो θ2 है तो tan θ वही लेने की बात कर रहा हूं मैं, y/2 लूंगा यहां पर, और यहां पर r की जगह r' लेना पड़ेगा मुझे। r' क्यों मैं ले रहा हूं, r' इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये लेंथ जो है वो r' हो जाएगी अब, और हमें वही निकाल ली है, ठीक है। r'/2, ये आधी यहां से यहां तक की तो लेंथ लेनी है, ये तो पूरी है r', ठीक है। r'/2 डिवाइडेड बाय y/2 परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है, 2 से 2 कट गया, और ये किसके बराबर आ गया, KQ²/R' mg, ठीक है, Fe/mg हो गया। इसे मैंने इधर भेज दिया। अब ये क्या बचा, KQ²/mg बचा। अब इन दोनों के अंदर ये देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो हम इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो r³/2y = r'³ और r'³ यहां से क्या निकल कर आया, r³/2 का 1/3, तो यहां से 3 से 3 कट जाएगा, और 2 के ऐसे रहेगा, ये r⁻⁴ 1/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये आंसर कौन सा है, ये आंसर कौन सा है, देखो 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 कौन सा है ये आंसर, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके ओके ओके। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आइए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। ये ओरिजिन था यहाँ से r1, ये इसका जो पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर एक चार्ज रखा मैंने, q1 चार्ज रखा, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन से कितना है, r1 है, ठीक है। यहाँ से मैंने जो है r2 की दूरी पर q2 रख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब r12 पोजीशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, मैं इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन निकालना चाहता हूं, यानी कि r12 निकालना चाहता हूं। कैसे निकालूंगा, r1 - r2, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कहूं मुझे पोजीशन निकालनी है सेकंड की विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो r2 - r1 कर दूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, अब फोर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। अगर बातें शुरू हो गई हैं तो फोर्स कैसे निकलेगी, यहां पर हमें पोजीशन वेक्टर तो मिल गए हैं, बिल्कुल पोजीशन वेक्टर हमें मिल गए हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। F12, इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, KQ1Q2 बाय R12 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। और ये डायरेक्शन दिखाने के लिए R12 कैप, ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि इधर की तरफ फोर्स लग रही है, ठीक है। F21 क्या होगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स क्या होगा, KQ1Q2 बाय R21 का होल स्क्वायर, और R21 यानी कैप यानी कि इधर की तरफ फोर्स लग रही है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये केस तो पॉजिटिव के लिए हो गया, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर चार्ज यहां पर नेगेटिव हो जाए, अगर चार्ज नेगेटिव हो गए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज जो है इस पर फोर्स लगाएगा और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि यहां पर हमें कहने का मतलब ये है कि Q1 और Q2 को साइन के साथ लेना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि इसकी डायरेक्शन किधर है। वेक्टर, भाई वेक्टर के अंदर तो साइंस इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल। अब हमें एक बात पता है, R12 कैप को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, R12 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर में, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड,
ऐसे भी लिख सकता हूं, तो मैंने ऐसे ही करा KQ1 Q2 इंटू R1, इसे देखो इसे ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया R12 वेक्टर बाय R12 का मैग्नीट्यूड, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल हो गया। तो क्या आ गया KQ1 Q2 R12 बाय R12 का होल क्यूब। ऐसे ही ये फोर्स जो है 2-1 के लिए भी हो जाएगी, बस R21 हो जाएगा और R21 हो जाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। इसके ऊपर 2003 के अंदर AIPMT 2003 के अंदर सवाल पूछा गया था। एक इलेक्ट्रॉन है मूविंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, कुलम्ब फोर्स F ऑन इलेक्ट्रॉन इज। देखो हाइड्रोजन एटम के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन ही तो होता है, अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन भी होता है। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला ना इसने, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव E होता है, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव E चार्ज है और इसके अराउंड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ओके ओके ओके, मूव कर रहा है। कुलम्ब फोर्स F ऑन इलेक्ट्रॉन, इस पर फोर्स कितनी लगेगी, अब वो बताइए कितनी लगेगी भाई बताओ। पहली बात तो ये देखो वेक्टर फॉर्म के अंदर पूछ रहा है, ऑप्शंस को देखकर पढ़ समझा, ठीक है। तो अब अगर ये वेक्टर फॉर्म के अंदर पूछ रहा है तो माइनस आना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि हमने क्या बोला वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं। तो ये तो दोनों को भूल जाओ, ये और ये तो भूल जाओ, ये तो हो नहीं सकते, ठीक बात है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब यहां पर अगर इसने आर कैप लिखा है तो आर क्यूब नहीं आना चाहिए था। देखो अगर ये आर कैप लिख रहा है तो यहां पर स्क्वायर आना चाहिए था, क्यूब कैसे आ गया, बिल्कुल सही बात है। हाँ ये अगर आर वेक्टर लिख रहा है तो डिवाइड में आर क्यूब आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, और माइनस का साइन भी हैगा जस्टिफाई करने के लिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज चार्ज ऑफ प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। अरे लेकिन प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ उनके पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव का फर्क होता है। भाई सपोज करने के लिए बोला है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी। 2017 के अंदर सवाल पूछा गया, सपोज चार्ज ऑफ प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है। द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई, ई के साथ थोड़ा सा स्लाइटली चार्ज और है इसके ऊपर। इफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट डिस्टेंस d much greater than atomic size apart is 0 then delta E is order of, और मास हमें दे दिया H एटम जो है दे दिया। देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे पता है माइनस ई होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है, E प्लस डेल्टा E दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो अब इस पर नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज कितना हुआ सोचो, इस पर नेट चार्ज डेल्टा E हो गया ना, हाँ 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 बिल्कुल हो गया। और इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। दो हाइड्रोजन एटम के लिए केस लिया है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम के ऊपर इस पर भी डेल्टा ई चार्ज, इस पर भी डेल्टा ई चार्ज, बीच में डिस्टेंस d है, तो क्या हो जाएगा gm प्रोटोन का स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। भाई प्रोटोन का मास तो उतना ही रहेगा ना, हाँ, लेकिन चार्ज यहां पर डेल्टा ई हो जाएगा, के डेल्टा ई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से डेल्टा ई आ जाएगा, इधर की तरफ भेजेंगे, रूट चढ़ा देंगे, जी एम पी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, देखो ये तो कट ही गया ना, ठीक है, जी एम पी स्क्वायर मास ऑफ प्रोटोन स्क्वायर बाय के, ठीक है। डेल्टा ई कितना आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटोन और अंडर रूट में 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -37, जो कि हमारा